तीसरी बात यह है कि हम पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा, तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा तो बहुत जल्दी होगा किससे अलायंस होगा, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। अब देखिए क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। यूपी चुनाव का शंखनाद एआईएमआईएम ने कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के चीफ असद उद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी साहब, बहराइच को चुना है आपने, चुनावी शंखनाद किया है, कितनी सीट्स पर प्लानिंग है? गठबंधन के लिए भी क्या बातचीत होगी, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग चुनाव में पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और इस सिलसिले में हमारे जो स्टेट के अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब और हमारे पूरे पार्टी के पोस्ट होल्डर्स, मेंबर्स सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि कल की जो हमारी पब्लिक मीटिंग हुई बहुत कामयाब रही। और तीसरी बात यह है कि हम पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा, तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी से बातचीत होगी, समाजवादी पार्टी से बातचीत होगी? नहीं, ऐसा तो बहुत जल्दी होगा किससे अलायंस होगा, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। अब देखिए क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज आप लोग के लिए है? क्योंकि आप देखें, अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, जाति समीकरण की बात करें, उसके हिसाब से नहीं, वो तो नाकाम साबित हो रहे हैं। 2014 से हर चुनाव हार रहे हैं और फिर हमारी पार्टी के खिलाफ तो उन्होंने खुद बैठकर बिहार में कैंपेन चलाया। उनके कितने 5 या 7 सांसद को वहाँ पर उतार दिया हमारे सीमांचल में और बड़ा ही नेगेटिव और झूठा कैंपेन चलाया हमारे खिलाफ उन्होंने। उसका असर कुछ नहीं हुआ। हमारे एमएलए तो जीत गए, अच्छे खासे वोट भी मिले हमको जहाँ पर हम नहीं जीत पाए। तो अब नहीं मालूम, अब जाहिर चुनाव जब लड़ेंगे तो जाहिर है हम अपने अपोनेंट्स को पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। आपसे कई बार सवाल हुआ है क्योंकि सपा दोबारा वही बात कह रही है, बी टीम, और आप इसका जवाब? नहीं, देखिए, जवाब क्या देने का है। बिहार में आप हमारे खिलाफ कैंपेन किए, आपने तेजस्वी यादव राजद का साथ दिया, कौन जीता वहां पर? फिर उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव हुआ, उसमें हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान साहब ने कहा कि सर हम चाहते हैं कि इनको सपोर्ट करें। मिला करिए, हम सपोर्ट किए। किसके एमएलए भाग गए? कांग्रेस के और राजद का मुस्लिम एमएलए भाग गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। बंगाल में लाइन लगाकर पूरे टीएमसी के लोग भाग रहे हैं, इसके जिम्मेदार मैं हूं। तो इन लोगों को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि भैया आप देख लीजिए बी टीम कौन है। अब आपकी वजह से लोग भाग रहे हैं और आप ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने पूरे भारत के मुसलमानों को और ख़ास तौर से ये एक नाम निहाद जो सो कॉल्ड सेकुलर जहन रखने वाले भी जो आपकी बरादरी के लोग भी हैं, जो लेके चले आते हैं कैमरा और दिखाते हैं कि हो गया है, बीजेपी हार रही है। क्यों नहीं हार रही बीजेपी? फिर उन तमाम लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि बीजेपी को जरूर हराइए, मगर अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को पैदा करिए। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना, ये लोग, इनको अकल नहीं है। इनके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भैया, कभी संविधान का आर्टिकल 37 तो पढ़ लो जो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। कभी संविधान का पहला पन्ना पढ़ लो जो जस्टिस की बात करता है। पॉलिटिकल वर्ड इस्तेमाल हुआ उसमें। तो हम जो काम कर रहे हैं वो संविधान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसमें कोई गुनाह नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। इससे जमहूरियत, इससे संविधान, इससे देश मजबूत होगा। आपने कहा सीएम योगी को संविधान पढ़ना चाहिए। आला मोहम्मद की यूपी को लेकर तमाम मामले आए सामने। हाँ बिल्कुल। आर्टिकल 25 क्या कहता है?
फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ही नहीं है। और वो क्या कहते हैं कि आर्टिकल 47 क्या है, पढ़ लीजिए। और यूपी तो सबसे बड़ा देश का बीफ एक्सपोर्टर है, उसको क्या बोलेंगे आप? फिर ये बार बार आप जो मस्जिद को जो कहकर तोड़ रहे हैं, वहां पर आप पोस्टर दिखा रहे हैं आई लव मोहम्मद, ये कौन सा गुनाह है? अगर मुसलमान का हमारा फेथ उसी वक्त कंप्लीट होता जब हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। अब मस्जिद में क्या प्रॉफेट मोहम्मद से मोहब्बत का कैलीग्राफी मिलेगी या फिर नरेंद्र मोदी आरएसएस की कैलीग्राफी मिलेगी वहां पर? आखिर ने करना क्या चाह रहे हैं आप? आखिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो पार्टी है, गवर्नेंस है, क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, क्या कहा जज साहब ने कि उन्होंने कहा कि फ्यूडलिज्म कह दिया। कौन है मंसूर अली खान जिसको कोर्ट ने कहा कि उसको गैर जरूरी आपने इनकारसेट करके रखा? संविधान के मुताबिक चलाइए ना, ठीक है, आप सबके सीएम तो होना चाहिए, मगर आप एक अपनी आरएसएस आइडियोलॉजी के सीएम हैं। मगर ये क्या बात है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर मिलेगा मस्जिद से, तो आप ऐसा बताएंगे जैसा बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, जैसा कि आपने बड़ा वहां पर को ऐसा निकाल लिया कि जिससे देश को फायदा हो रहा है। आपने विदेश नीति पर सवाल आया, प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने आड़े हाथों लिया कल रैली में बहराइच। हाँ बिल्कुल, आपको अंदाजा कर सकता है कि 133 करोड़ का देश है और हमारे 14 लाख सी फेरर पूरे समंदरों पर है। गरीब परिवार के लड़के लड़कियां हैं, वो अपनी जान को जोखिम में रखकर जाकर फिर वही लोग तेल लेकर आते भारत को। 2 दिन से लाश पड़ी हुई है, वो उस शिप का कैप्टन कह रहा है कि भाई ये लाश सड़ रही है, इनके परिवार तक पहुंचा दीजिए। ये कैसे विश्वगुरु है नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं कि हमारे 3 भारत के नागरिक को अमेरिका ने मिसाइल दाग कर, वो रोक सकते थे, मिसाइल मारकर उनकी हत्या कर दी, और हम उफ नहीं बोल सकते उनको, उफ नहीं बोल सकते उनको। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनके, सेंटकॉम उनके पास है, क्या क्या हम लोग शेयर करते पूरा मिलिट्री का सब चीज। फिर ये क्यों हो रहा है भाई? और ये होता कौन है? मार्को रूबियो। भाई तुम क्या गुंडागर्दी कर रहे हो कि शिप जाएगा तो तुमसे पूछना तुम होते कौन है भाई? इंटरनेशनल वाटर में तुमको किसने अख्तियार दिया? कौन होते तुम मिसाइल दागने वाले? सर मेरा एक आखिरी सवाल है, बहराइच को लेकर बात हुई, सुहेलदेव गाजी को लेकर एक बड़ा डिबेट चला है, ओम प्रकाश राजभर ने भी कई टिप्पणियां की हैं। बात सुनिए, सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी रूहानियत, उनकी बरकत जिंदा है और रहेगी। दिल्ली की सल्तनत ख़त्म हो गई, वो उनका आस्थाना आबाद है। सल्तनत मुगलिया ख़त्म हो गया, उनका आस्थाना आज़ाद है। अंग्रेज़ों को हम सब ने मिलकर भगाया, उनका आस्थाना आबाद है, आबाद रहेगा। ये क्यों उनको तकलीफ है इतनी इन चीज़ों से? अरे भाई आप ये तो बता दीजिए कि बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही है, हाँ पेपर लीक हो रहा है, और पेपर लीक के लिए आपको एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपको पड़ी है दरगाह की, तुम ना बॉर्डर को संभाल सक रहे, तुम ना इंटरनेशनल वाटर पे भारत के नागरिक की जान बचा सक रहे, और तुमको पड़ी है इन चीज़ों के बारे में। तो ये बताता है कि आप जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं उसमें आप सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। आप बताइए, पेपर लीक के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो बॉर्डर पे कौन बैठेगा भैया? सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और साफ उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर यूपी इलेक्शन को लेकर तैयारी है और बहराइच से बड़ी रैली को लेकर शुरुआत की गई है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।